आपने देखिएगा आज अपन चर्चा करने वाले हैं भारतीय भूगोल में उद्योग जो टॉपिक है उसको लेकर के, और आपके पाठ्यक्रम में उद्योग के बारे में स्पेशल चीजें लिखी हुई हैं तो अपन उनको देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिएगा सबसे पहली बात आती है कि उद्योग है क्या। उद्योग अपने आपके अंदर एक आर्थिक क्रिया है, और अगर मैं आर्थिक क्रिया की बात करता हूँ कि कौन सी आर्थिक क्रिया, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, तो आपका जवाब बनेगा सर ये प्राथमिक नहीं है, ये तृतीयक भी नहीं, ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वो आर्थिक क्रियाएं होती है जिनका सीधा संबंध प्रकृति से होता है। सीधा संबंध किससे होता है? प्रकृति से होता है, वो होती है प्राथमिक आर्थिक क्रिया। और द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं वो होती है जिनका प्रकृति से अपने को, प्रकृति से संबंधित जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनसे अपने को जो कुछ मिला है उससे कुछ नया बनाना, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना, जैसे चूना पत्थर से सीमेंट का बनाना, जैसे सूती वस्त्र किससे बनेगा? कपास मिली, कपास से सूती वस्त्र का बनाना, जैसे लोहा एस्क से लोहा इस्पात का बनाना, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का बनाना। चाहे बांस की खपच्चियों से टोकरी बना रहे हैं, बनाने का काम जहां होगा, विनिर्माण का काम जहां होगा, वहां जो आर्थिक क्रिया होगी वो होगी। तो पहली चीज, पहली बात अब लिखेंगे उद्योग है क्या, तो आपका प्रश्न उत्तर क्या बनेगा? उद्योग कोई अलग से नहीं है, मतलब कोई नई चीज नहीं है उद्योग। उद्योग अपने आप के अंदर एक द्वितीयक आर्थिक क्रिया के रूप में जाना जाता है। एक मिनट के लिए सुनिए, मैं बात कर रहा था उद्योग की, तो उद्योग अपने आप के अंदर क्या है, तो आपका उत्तर बनेगा सर उद्योग अपने आप के अंदर द्वितीयक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। यानी उद्योग अपने आप के अंदर कौन सी आर्थिक क्रिया का, तो मैं कहता हूं द्वितीयक आर्थिक क्रिया, ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया का उदाहरण होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि कौन सा उद्योग कहां लगेगा, उसके लिए कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं तो उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, मेन जो कारक है वो है कच्चा माल। अब कच्चे माल के अलावा पूंजी भी चाहिए, उसके अलावा मजदूर भी चाहिए, उसके अलावा ऊर्जा के साधन भी चाहिए, उसके अलावा परिवहन भी चाहिए, सरकार की नीतियां भी चाहिए। सरकार अगर उदासीन हो जाएगी तो भी उद्योग नहीं चल पाएंगे। कहने का मतलब आप ये समझेंगे कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर अपन कह सकते हैं उद्योगों की अवस्थिति को, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक कौन कौन से होते हैं जो कहीं ना कहीं उद्योग की अवस्थिति को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। अब नंबर एक पे जो बात आती है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो हमारा उत्तर आएगा कच्चा माल। एक नंबर पे जो है वो है कच्चा माल। अब कच्चे माल में भी दो तीन टाइप के उद्योग में से कई प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के अंदर एक तो वो उद्योग होते हैं जिनके भार में कमी होती है, तो वो तो निश्चित रूप से ही कच्चे माल की प्राप्ति स्थल के पास स्थापित होंगे। यानी क्या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मैंने बात की कि लोहा इस्पात उद्योग है। अब ये लोहा इस्पात उद्योग अगर आप कहीं कच्चे माल के स्रोत से दूर ले जाकर लगाओगे तो वहां सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कच्चा माल वहां तक जाएगा, परिवहन की लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भार में कमी वाले उद्योग हैं, जिन्हें भार हास उद्योग कहते हैं, वो हमेशा कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थापित किए जाते हैं। जबकि मैं बात करता हूं सूती वस्त्र में, सूती वस्त्र जो बनता है उसके लिए कपास चाहिए, और सूती वस्त्र भार में कमी वाला उद्योग नहीं। इसका मतलब कच्चे माल से दूर भी चल सकता है, वैसे वहां पर और कारक प्रभावी ज्यादा हो। समझे? जैसे मैंने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इसके अंदर कोई ये नहीं कि कच्चा माल जहां बनेगा वही होगा, इसका कच्चा माल तो पूरा कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। लेकिन बात में आ रही है कि जो भार में कमी वाले उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग, कच्चा माल चूना पत्थर, अब इसमें भार में तो कमी नहीं होगी यार, लेकिन है तो भारी उद्योग ना, वो भी कहां होगा? कच्चे माल के पास ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भारी उद्योग होते हैं तो वो लगभग भारी उद्योग, भार में कमी वाले उद्योग, भारी नहीं कह रहा, भारी, और भार में जिनमें होती है कमी, जैसे जितना लोहा इसका रहता है उतना स्टील नहीं बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसे कहा जाता है कि कच्चा माल इतना था और तैयार माल इतना ही हुआ, तो भार में कमी, और भारी मतलब यही। अब सुनिए, कच्चा माल नंबर एक पे आ गया, ठीक बात है। आगे नंबर दो पे आप कह सकते हैं, नंबर दो पे आप कह शक्ति के साथ। अब शक्ति के साधन को या ऊर्जा के साधन को, और इसमें स्पेशल जैसे मैं बात करता हूं कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, इसमें तो विद्युत है बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो कच्चे माल के साथ साथ शक्ति का साधन अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद नंबर तीन पे बात करता हूं मैं जलवायु। आप कहेंगे सर जलवायु कौन से दो उद्योगों को प्रभावित करती है? साथियों सुनिएगा, जलवायु प्रभावित करती है एक तो सूती वस्त्र उद्योग और एक करती है हॉलीवुड इंडस्ट्री। इन दोनों को प्रभावित करने का काम कौन करती है? जलवायु करती है। अब जितने भी प्राचीन समय के अगर देखते हैं, शुरुआत जहां से हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है वो हमेशा तटीय इलाकों में ही पाए जाते थे पहले। अब तो मानव ने बना लिया, कहीं भी वैसी जलवायु का निर्माण कर सकता है कृत्रिम तरीके से। लेकिन शुरुआत हुई थी, चाहे मैनचेस्टर की बात करते हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, कोयम्बटूर की बात करते हैं, चाहे कोलकाता की बात करते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं समुद्र तटीय इलाकों के आसपास रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र तटीय इलाकों की जलवायु सम रहेगी, और जब जलवायु सम रहेगी तो धागा टूटेगा नहीं तो आराम से सुखाते जाओ, कपड़ा बनाए जाओ। इसके बाद में अगला जो कारक आता है चौथे नंबर पे, वो आता है पूंजी। बिना पूंजी के तो काम ही नहीं होता, कोई बिना पूंजी के काम हुआ कोई नहीं हुआ। अगला जो कारक आएगा वो आएगा बाजार। भाई अपन ने कर तो लिया, लेकिन बाजार भी चाहिए। उद्योग से प्रोडक्शन को बोल रहा है, लेकिन बिना बाजार के प्रोडक्शन क्या काम है, उद्योग क्या काम है? आगे बात करते हैं तो अगला कारण आता है परिवहन, जो प्रभावित करता है। अब जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगला आता है श्रम। श्रम बोले तो मेहनत, वो भी सस्ता होना चाहिए और कुशल श्रमिक होने चाहिए। अकुशल होंगे, महंगे होंगे तो उद्योग में लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। जैसे ही उद्योग में लागत बढ़ जाती है वैसे उद्योग थोड़ा सफल होने की कगार पे आ जाता है। लागत तो जितनी कम आए उतनी ही सही है। इसके बाद में फिर श्रम के बाद में बात आती है, तो आपका उत्तर बनेगा और क्या हो सकता है? और हो सकती है भूमि। इसके बाद में और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है उद्योगों का एकत्रीकरण। यानी दो तीन उद्योग है और वो लगभग समान से अगर प्रोडक्ट बना रहे तो एक जगह होकर भी अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। उद्योगों का एकत्रीकरण और ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, उद्योगों का एकत्रीकरण। इसके बाद में अगला कारक है तकनीकी, ये कारक भी है जो प्रभावित करेगा। इसके बाद में अगला कारक करेगा सरकार की नीतियां। अगला जो कारक है वो है सरकार की नीति। ये तमाम जो चीजें हैं ये क्या करते हैं? ये किसी भी स्थान के उद्योग को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने कहा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल, शक्ति के साधन, जलवायु, पूंजी, बाजार, परिवहन, श्रम, भूमि, उद्योगों का एकत्रीकरण, तकनीकी और सरकार की नीतियां, सरकार की प्रशासनिक इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें क्या करती है? प्रभावित करती है। और अगला कारण हो सकता है ऐतिहासिक, प्राचीन समय से वहां उद्योगों का केंद्र रहा है, आज भी वही है। मैं शुरुआत में जब आए थे अपने भारत में तो इन्होंने कोलकाता को, इन्होंने मुंबई को एक मुख्य केंद्रों के रूप में लिया। आज भी ये दोनों बड़े नगर है जो उद्योगों की दृष्टि से आगे, मतलब एक ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने के अंदर। अब बात आती है कि अपन कौन-कौन से उद्योगों को लेकर चर्चा करें। सबसे पहले साथियों अपना उद्योग आता है लोहा इस्पात उद्योग। सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं जिस उद्योग को लेकर के, वो उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। और लोहा जो इस्पात उद्योग है इसे अपन कह सकते हैं कि अपने आपके अंदर एक खनिज आधारित उद्योग। सीधा प्रश्न पहला बनेगा ये कैसा उद्योग है? तो आप कहेंगे इसे खनिज आधारित आधारभूत उद्योग भी कह सकते हैं, या पहले भी आप लिख लीजिएगा यह
इसे ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक उद्योग जो भी बनेगा, चाहे वो कहीं स्थापित हो रहा है, उसके अंदर मशीनरी चाहिए, और मशीनरी बनेगी किससे? अधिकांश लोहे से बनेगी, इसलिए इसे कहा जाता है उद्योगों का मेरुदंड। प्रश्न आ सकता है कि कौन से उद्योग को उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं, तो साथियों आपका उत्तर बनेगा कि जो लोहा इस्पात उद्योग है इसे कहा जाता है उद्योगों का मेरुदंड। तो अपना प्रश्न बन जाए कि उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है, अपना उत्तर बनेगा उद्योगों का जो मेरुदंड है ये कहा जाता है लोहा इस्पात उद्योग। तभी जवाहरलाल नेहरू जी ने बात कही कि लोहा इस्पात उद्योग किसी भी देश की शक्ति का परिचायक है, उस देश के अंदर क्या है, उस देश की इकोनॉमिक हालात क्या है, इन सब का परिचायक है वहां का लोहा इस्पात उद्योग, और ये देश की प्रगति का एक सिस्टम है, प्रतीक है। इसके बारे में कहा था लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कहा था ना, ये बहुउद्देशीय जो पंचवर्षीय योजनाएं ये क्या है, तो उन्होंने कहा था ये आधुनिक भारत के विकास मंदिर है। उसी प्रकार नेहरू जी ने कहा कि इस्पात जो उद्योग है यह अर्थव्यवस्था की शक्ति का प्रतीक चिन्ह है। तो यहां देख सकते हैं इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था की शक्ति का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। ये बात आपको याद रख लें। और इसके साथ एक बात और कही कि यह उद्योग भारत के भविष्य का प्रतीक, भारत के भविष्य का प्रतीक है। अब प्रश्न यूं बनेगा ये कहा किसने, तो आपका उत्तर बनेगा ये चचा नेहरू ने कहा था। ये किसने कहा, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा ये नेहरू जी ने कहा था। बात आती है कि लोहा इस्पात जो उद्योग है, आइए अपन कहें खनिज आधारित भारत का मुख्य उद्योग, खनिज आधारित मुख्य उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग है सर। बात करते हैं इसके कच्चे माल के रूप में क्या क्या चीजें चाहिए। भाई लोहा इस्पात उद्योग है, इसका कच्चा माल है, इसके रूप में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। अगर बात करते हैं इसके कच्चे माल के रूप में, एक तो चाहिए होता है लोहा एस्क, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये चाहिए ना, यानी लोहा एस्क की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। लोहा एस्क के बाद में अगर आगे बात करते हैं तो इसके अंदर कोकिंग कोयले की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही कोकिंग कोयले से फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर जरूरत पड़ती है भाई साहब चूना पत्थर की, फिर चूना पत्थर से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर डोलोमाइट की जरूरत पड़ती है, और अगर आप इस्पात को, आप स्टील को और ज्यादा कठोर बनाना चाहते हैं तो आपको मैग्नीज की भी जरूरत पड़ती है। आइए इसके कच्चे माल के रूप में गिने जाते हैं। इसके लोहा इस्पात उद्योग में लोहा एस्क चाहिए होता है, कोकिंग कोयला चाहिए होता है, चूना पत्थर चाहिए होता है, डोलोमाइट चाहिएगा, मैग्नीज चाहिएगा। ये किसकी बातें हो रही है भैया, तो आपका उत्तर बनेगा ये बातें हो रही है भाई साहब जी अपने किसको लेकर के, लोहा इस्पात को लेकर। और बात करते हैं कि अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो ये 4 के अनुपात में चाहिए, ये 2 के अनुपात में, और चूना पत्थर है ये 1 के अनुपात में चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं। यानी 4 को 1 का अनुपात चाहिए। अगर ये 4 क्विंटल है तो ये 2 क्विंटल, ये 1 क्विंटल, तब जाके ये काम करता है। ये तो छोटे मोटे होती है तो मिला लेंगे तो काम आएगा, मैग्नीज को कठोर बनाता है अपने लोहे द्वारा। इसके बाद बात आती है कि भारत का, अब लिखिएगा भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना, भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में, कब की बातें कर रहे हैं, 1874 ईस्वी में कुल्टी नामक स्थान पर, 1874 ईस्वी में कुल्टी नामक स्थान पर, कुल्टी नामक स्थान था कहां पे, पश्चिम बंगाल। कुल्टी नामक स्थान पर खोला गया जो असफल रहा, खोला गया जो क्या रहा, आपका उत्तर आएगा असफल रहा। बंगाल जो आयरन वर्क्स है उसने खोला था, लेकिन भाई साहब ये क्या रहा, असफल रहा। तो ये जो कारखाना खुला था ये बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से खुला। ये बात आपको याद रख लेनी है, ध्यान कि भारत का पहला असफल कारखाना ये कहां खुला, कुल्टी में। कुल्टी की बात इनकी उल्टी पड़ी, और जब कुल्टी की बात उल्टी पड़ी तो भैया फिर आगे चल पड़े 10 20 30 40 वर्षों तक दुबके लगाए, कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना तो फिर जैसे आगे चलते हैं तो फिर बहुत कुछ कर ले। और बहुत कुछ करने का मतलब आप क्या समझे, यहां मैं बात कर रहा हूं डिस्को, मैंने लिखा डिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी आप यूं कहेंगे ये क्या है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा एवं इस्पात जो कंपनी है इसका नाम आता है डिस्को। अब डिस्को के बारे में विचार कब आया, तो भाई साहब सुनिए 1907 की बातें थी। जमशेद जी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा, किसके पुत्र, जमशेद जी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा ने एक यहां पर उद्योग की स्थापना करने का मानस बनाया, और मानस बना के एक साक्षी नाम के स्थान पर इस उद्योग की स्थापना कर दी जाती है। वही साक्षी आगे चलकर क्या बन गया, जमशेदपुर। कौन सा पुर बन गया, जमशेदपुर बन गया। तो लिखिए 1907 में इसकी स्थापना कब होती, तो आपका उत्तर आएगा स्थापना होती है 1907 में। स्थापना कब हुई, 1907 ईस्वी में होती, और 1907 ईस्वी में ये स्थापना होती। आपका प्रश्न बनेगा ये स्थापना होती कहां, तो आपका उत्तर बनेगा कि सर ये स्वर्ण रेखा व खरखई नदी के संगम, स्वर्ण रेखा व खरखई नदियों के संगम। फिर आप कहेंगे कि दोनों नदियों का संगम, स्वर्ण रेखा व खरखई नदियों का संगम होता कहां पे, तो ध्यान देना साकची नाम का स्थान था, और साकची नामक जो स्थान है ये तत्कालीन बिहार में था, लेकिन बात की जाती है वर्तमान में कहां पे है साकची, तो आपका उत्तर आएगा सर ये झारखंड में, कहां पे, झारखंड। और यही साकची आगे चलकर क्या बन जाता है, तो आपका उत्तर आएगा जमशेदपुर बन जाता है। क्या बन जाता है, जमशेदपुर। और ये जो यहाँ उद्योग की स्थापना की गई, मैंने पूछा कि किसके द्वारा की गई, तो आपका उत्तर आएगा जमशेद जी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा के द्वारा क्या की जाती है, तो आपका उत्तर आएगा जमशेद जी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा के द्वारा, दोराबजी टाटा के द्वारा क्या की जाती है। भाई साहब याद रख लेना जमशेद जी टाटा के पुत्र दोराबजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। फिर बात करें क्या बने, स्थापना कर दी। अब यहां से ये जितना भी बनता है माल मसाला, इसका निर्यात कहां से किया जाता है, इसको भेजा कहां से जाता है, तो साथियों नोट कर लेना इसका निर्यात किया जाता है कोलकाता बंदरगाह से। कौन से बंदरगाह से किया जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा इसका जो निर्यात किया जाता है ये कोलकाता बंदरगाह से किया जाता है। और ये उद्योग से कितने किलोमीटर दूर है, आप कहेंगे यह उद्योग से 240 किलोमीटर दूर है। बात आती है कि लोहा एस्क कहां होता है,
बात आती है कि ये जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर बोले तो कहां पे भैया? याद कर लेना, झारखंड में कहीं कहोगे सर ऐसे टिस्को टिस्को कह रहे हो, टिस्को है कहां पे? इसे कच्चे माल की प्राप्ति के रूप में मैं बात करता हूं कि लोहा एस्क है, ये कहां से मिलता है? लोहा एस्क में ध्यान देना साथियों, क्वेश्चन बनेगा सीधा सा। इसको लोहा एस्क एक तो मिलता है नुआ मंडी से, तो है कहां पे नुआ मंडी? आप कहेंगे सर नुआ मंडी झारखंड में, नुआ मंडी झारखंड में जो सिंह भूमि क्षेत्र वहां। इसके बाद फिर बात बनेगी और कहां से मिलता है? बदाम पहाड़ से। बाबा बुदान थोड़ी ना बोला है, बदाम पहाड़ी से मिलती है, ये उड़ीसा में। और इसके अलावा मिलती है गुरु महिसानी से या गुरु महिसा, ये भी उड़ीसा। अब याद कीजिएगा लोहा एस्क के पीछे बदाम पहाड़ उड़ीसा में, नुआ मंडी झारखंड में और गुरु महिसानी भी कहां पे है? उड़ीसा। बात आती है कि कोयला कहां से मिलता है? भाई लोहा एस्क की बात कर ली हमने, तो इस वाले उद्योग को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? साथियों गौर करना, जैसे मैंने पढ़ा कि लोहा कहां से मिलता है, नुआ मंडी से मिलता है, बदाम पहाड़ से मिलता है, गुरु महिसानी से मिलता है, वैसे ही आपको याद रखना है कोयला कहां से मिलता है? झरिया से मिलता है, बोकारो से मिलता है, जोड़ा की खान से मिलता है। याद रखिएगा, झरिया क्षेत्र, यहां से क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, सॉरी कोयला। झरिया के बाद में याद रखिएगा बोकारो, बोकारो से भी क्या मिलेगा? बोकारो से भी कोयला मिलेगा। और बोकारो के बाद में आता है तो आप कहेंगे जोड़ा, जोड़ा की खान, जोड़ा क्षेत्र, यहां से भी क्या मिलता है? कोयला मिलता है। अब फिर प्रश्न बना कि इसको बाजार और इसका परिवहन, इसके बारे में आपका क्या विचार? तो भाई साहब जो ये है, ये मुंबई से कोलकाता वाले रेल मार्ग पर है, तो आप कह सकते हैं मुंबई मुंबई कोलकाता, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित क्या स्थिति करो? बस फिर बनने जा रहा है कि मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित कौन सा है? वैसे तो सारे आएंगे, लेकिन इसके बारे में पूछ लिया जाए कि भाई साहब इसका बाजार कहां लगेगा, तो आप कहेंगे सर मुंबई से कोलकाता जो रेल मार्ग है वहां इसका क्या लग जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका बाजार लग जाएगा। बस फिर बनेगा यहां से इसी उद्योग से स्थापना तो 1960 में कर, कच्चे लोहे का उत्पादन। अगर मैं बात करता हूं कि यहां से कच्चे लोहे का उत्पादन ये कब शुरू किया जाता है, तो आपका उत्तर बन जाएगा 1911 में। एवं यहां लिखना तैयार लोहे का या फिर इस्पात कह दीजिएगा, इस्पात का उत्पादन, इस्पात के उत्पादन की बात आती है तो 1912। पसंद बनेगा यहां मैग्नीज कहां से मिलेगा? अगर इस वाले उद्योग में बात करता हूं मैग्नीज कहां से मिलेगा, तो आपका उत्तर बनेगा सिंह भूमि से। फिर मैंने कहा कि चूना पत्थर कहां से मिलेगा, तो आप कहेंगे सर चूना पत्थर विरामपुर से मिलेगा। चलो छोड़ दीजिए, विरामपुर से मिलेगा। ये लीजिए, इनकी तो ज्यादा जरूरी नहीं है, ऊपर वाली जो चीजें सारी काम की चीज, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक चीज स्पष्ट है, अपन करते हुए चलेंगे। तो लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और भी बातें अपन करते हैं। फिर डिस्को के बारे में और भी क्या होता है, क्या होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। इनके मैप लोकेशन देखने वाले, कहां कहां किस किसकी मैप लोकेशन है। अब ये गौर कीजिएगा, मैंने यहां पर आपके सामने ये डिस्को की मैप लोकेशन, आराम से देखिएगा, तसल्ली बस देखिएगा इसको। ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसमें भी हमने चर्चा की थी, ये झरिया क्षेत्र है। और ये जो आप झरिया क्षेत्र देख रहे हैं किसके लिए? कोयले के लिए। और ये यहां पर जमशेदपुर, ये यहां पर है जमशेदपुर, जमशेदपुर। और जो ये जो जमशेदपुर इधर से कोलकाता से लेके मुंबई वाली रेल लाइन जा रही है, ये जो आप देख पा रहे हैं रेल लाइन, कोलकाता यहां से 250 किलोमीटर लगभग दूर रह जाता है, इधर से रेल लाइन जा रही है मुंबई। तो ये बिल्कुल अपन कहें कि परिवहन के हिसाब से भी सही है, बाजार में मिल जाएगा इसको। इधर से हमने चर्चा की, ये सुवर्ण रेखा नदी आ रही है पूरी की, ये सुवर्ण रेखा नदी। इधर से ये जो आप नदी देख रहे हैं खरकल नदी या खरकई नदी, और सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर ही तो बना क्या, तो आपका उत्तर बन जाएगा जो अपना जमशेदपुर है। उसके बाद से कच्चा माल कहां से मिलता है? ये जो स्टार कंप्लीट आप देख रहे हैं जो उड़ीसा के झारखंड के क्षेत्र है, यहां से इसको क्या मिलता है? लोहा मिलता है। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं यहां से इसको मैग्नीज मिलता है। बात करते हैं ये वाला जो वीर मित्रपुर देख रहे हैं अपन ने यहां क्या लिखा था? वीरमपुर लिखा था, वीर मित्रपुर है। और इस वीर मित्रपुर से आप क्या देख पा रहे हैं? वीर मित्रपुर से आपको क्या मिला? चूना पत्थर मिला। और बात कर रहे हैं ये वाला बेल्ट मुख्य रूप से झरिया वाला, यहां से क्या मिल रहा है? कोयला। तो कच्चा माल इसका इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कच्चा माल इधर से भी आ रहा है। तो एक तो बोकारो और बोकारो के अलावा डिस्को, ये दोनों ही वेबर ने जो उद्योग की स्थापना के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया था, न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत। उस न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत की हम कहते हैं कि ये दोनों उद्योग अपना ध्यान आकर्षित करते हैं कि हाँ अब उसी प्रकार से स्थापित किए गए। इधर से अपने को परिवहन वाली सुविधा भी मिल जाए, कच्चा माल इधर से मिल जाए, इधर से भी मिल जाए, इधर से मिल जाए, सभी कच्चे मालों के सेंटर के अंदर जमशेदपुर की स्थापना की गई। तो ये साथियों इसकी मैप लोकेशन है जो आपने नीचे समझी। और वैसे ये अलग से कहीं से नहीं लेके आ रहे हैं, ये एनसीईआरटी वाली बुक में दे रखी, आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हैं और चाहो तो आप क्या करेंगे इसको बना भी सकते हैं। हालांकि उसमें देखिए आप या कच्चा आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आराम से आप इसको बना सकते हैं। एक एक चीज को देखिए, बुक से देखिए बनाना चाहे तो बुक से बना ले। बाकी ये समझने की चीज है, ये इस प्रकार से जमशेदपुर है, इधर से कोलकाता मुंबई वाला रेल मार्ग है, इधर से सुवर्ण रेखा नदी है, इधर से खरकई नदी आ रही है, फिर गुरु महिसानी है, सोलन क्षेत्र है, ये सारे के सारे लोहे के क्षेत्र हैं। बात करते हैं इधर से कोयल वगैरह नदी और नदी आती नहीं, और ये वीर मित्रपुर है, यहां से आपको इसको चुना पत्थर की बात हो जाए। ये तो था डिस्को। डिस्को के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्को, इसको इसका मतलब आगे जो आ रहा है वो आ रहा है इसको। आप कहेंगे सर इसको का मतलब क्या है, मैं बताता हूं। इसको का मतलब सीधा सा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी, सीधा सा आप कह सकते हैं। इसको का मतलब क्या होगा? भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी। यहां आपको याद रख लेना है कि भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी ये है कहां पे, मुद्दे की बात हुई है तो सुनिए। एक जगह नहीं है, हीरापुर में, कुल्टी में, बरनपुर में, तीनों जगह को मिलाकर बनाई गई। तो इसका जो है ये अपन कह सकते हैं हीरापुर, हीरापुर के साथ में आप कहेंगे कुल्टी, और कुल्टी के साथ आप कहेंगे बरनपुर। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? आप कहेंगे इसको बनता है। कहने का मतलब ये तीनों ही। सबसे पहले बात करते हैं कि हीरापुर में क्या होता है। हीरापुर में अपन कहते हैं कि यहां पर कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। जैसे हीरापुर में कच्चा लोहा तैयार हो गया, वैसे कुल्टी भेजा जाता है, और कुल्टी भेज करके यहां ढलुआ लोहा तैयार किया जाता है, यानी बिल्कुल सांचे में ढालकर। जैसे ही सांचे में ढल गया फिर बरनपुर भेजा जाए। यहां पर अपन कह सकते हैं लोहा इस्पात से सामग्री का निर्माण। इस वाले भाग में जाकर लोहा इस्पात से क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लोहा इस्पात से फिर सामग्री निर्माण है, क्या ये काम यहां पे होता है? सुनिए क्वेश्चन बना, इसकी स्थापना कब की जाती है? बात अगर इसकी स्थापना की करते हैं तो सीधा सा स्थापना 1918-19 में
बरनपुर पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये कोई एक जगह नहीं है, इसके 3 यूनिट काम करती है। अब पहली जो यूनिट खोली गई थी वो हीरापुर खोली गई। स्थापना 1918-19 में होती कहां पे, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में होती। लेकिन इसके बाद आपको नोट लगा के बात कर लेनी, नोट लगा के 1937 में इसको के सहयोग से 1937 में इसको के सहयोग से बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है। आपको सीधा सा याद रखना कि 1937 में इसको के सहयोग से, किसके सहयोग से, तो आपका उत्तर बनेगा इसको के सहयोग से बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है। कहां पे की जाती है, तो आपका उत्तर बनेगा बरनपुर में की जाती है। ठीक है, फिर प्रश्न बनेगा कि ये वाला जो उद्योग है इसको आप कहेंगे इसको या भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी विशेषज्ञीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञीकरण पर आधारित संयंत्र है। बात करते हैं इसके कच्चे माल के रूप में लोहे की। लोहा कहां से मिलता है, तो सुनिएगा सिंह भूमि से मिलता है और गोवा मंडी से मिलता है। तो आप कहेंगे लोहा एस्क है, ये कहां से मिलता है, तो साथियों नोट करना, लोहा एस्क की जो प्राप्ति है ये अपने को होती है सिंह भूमि और साथ में आप कह सकते हैं गोवा मंडी। सिंह भूमि और आप क्या कह सकते हैं, गोवा मंडी। इनसे क्या होता है, तो आपका उत्तर बनेगा इनसे अपने लोहा एस्क की प्राप्ति होती है। तो झारखंड के अंदर है उद्योग, कहां पर है जी, उद्योग है जी पश्चिम बंगाल में। ये कहां पे है, झारखंड में है। हाँ, इसके बाद जैसे आप आगे चलते हैं, ये लिखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर फिर वही बात आएगी कि भाई साहब इस वाले पार्ट में जैसे आप आगे बढ़ेंगे और इसको में क्या क्या चीजें हैं, अपन ने यहां बात कर ली कि लोहे की प्राप्ति कहां से होती है। जैसे अभी अपन ने चर्चा की लोहा कहां से मिलता है, सिंह भूमि और गोवा मंडी से मिलता है। आगे आप कहेंगे लोहा, चलो यहां लिख देते हैं, लोहा कहां से मिलता है, सिंह भूमि एवं गोवा मंडी से लोहे की प्राप्ति होती है। कोयला कहां से मिलता है, बात आती है कि इसको कोयला कहां से मिलता है। कोयला पूरा का पूरा से दामोदर घाटी क्षेत्र से मिलता है। कौन से क्षेत्र से, दामोदर घाटी क्षेत्र से मिलता है। और जब दामोदर घाटी क्षेत्र की बात आती है तो रानीगंज को कौन नहीं जानता। रानीगंज के साथ साथ आपको याद रखना झरिया, और झरिया के साथ साथ आपको याद रखना रामगढ़। यानी ये तीनों क्षेत्र है जहां से अपने को क्या मिलता है, जहां से अपने को कोयला मिलता है। इसके बाद बात आती है कि चूना पत्थर की प्राप्ति अपने को कहां से होती है, चूना पत्थर भी और साथ में डोलोमाइट। इन दोनों की प्राप्ति अपने को ओडिशा के सुंदरगढ़ वाले क्षेत्र से होती है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों की प्राप्ति अपने को सुंदरगढ़ से और बीरमपुर नहीं था, वीरमित्रपुर, इन दोनों जगह से। फिर प्रश्न बनेगा इसको मैग्नीज की प्राप्ति कहां से होती है। साथियों गौर कीजिएगा, अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो बड़ा जामदा से होती है। और ये जो बड़ा जामदा क्षेत्र है ये आता कहां पे, पड़ता कहां पे, तो आप कहेंगे सर ये झारखंड में पड़ता है। इसके बाद फिर चर्चा करते हैं कि जल की प्राप्ति कहां से होती है। जल की प्राप्ति इस वाले बेल्ट को बराकर नदी से होती है। तो बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, तो दामोदर का ही नदी तंत्र है, तो आप कहेंगे दामोदर नदी की सहायक नदी। ये बंदरगाह इसके कौन सा पास लगता है, जहां से अपन कहें कि व्यापार होता। अगर मैं बंदरगाह की बात करूं तो कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता व हल्दिया बंदरगाह पास में लगता है, जहां से यहां से निर्मित माल का निर्यात हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि है तो पश्चिम बंगाल में, इसको बाजार इसका कोलकाता के साथ हुगली प्रदेश, आप कह सकते हैं कोलकाता वह हुगली क्षेत्र है, ये इसका लोकल बाजार है, स्थानीय बाजार कह सकते हैं। और इसके बाद प्रश्न बनेगा कि इसको बिजली की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति इसको कहां से होगी, जानते हैं कहां से होगी, दामोदर घाटी विकास निगम से। तो लिख लीजिएगा विद्युत की आपूर्ति इसको होगी दामोदर घाटी विकास निगम। अब स्थापना तो इसकी होगी थी कब, तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना तो होगी थी 1918-19 में। फिर आगे चले तो 1937 में इसके सहयोग से बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन, और लास्ट में जाते जाते 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1972 ईस्वी में इसका क्या कर दिया जाता है, तो आप कहेंगे 1972 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ये बात आपको क्या कर लेनी है, याद करना। इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया जाता है, तो याद रखेंगे 1972 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसका भी इसका राष्ट्रीयकरण, तो आप कहेंगे इसको का पहले किसको था, फिर इसको है, आगे इसको भी आएगा, इसको 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 मत कर लिखिए, लिखिएगा। फिर आगे चलते हैं और करते हैं आगे की बातें। साथियों जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसकी वेब लोकेशन भी अपने को देखनी, समझनी, आराम से तसल्ली से। ये आपके सामने भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। यहाँ पे ये बरनपुर वाला मेन जो अपन कहें जहां है वो ये बरनपुर आ गया। इसके बाद यहीं पर हीरापुर आ जाता है, यहीं पर कुल्टी आ जाता है, यहीं पर बरनपुर। ये पूरा का पूरा एक ही बेल्ट है, ये पूरा का पूरा उद्योग क्षेत्र है। बात कर रहे हैं कि ये वाला झरिया कहां, कोयला क्षेत्र आ जाता है, झरिया कोयला की। इधर से नदी कौन सी आती है, तो आप कहेंगे दामोदर, और ये जो नदी आती है बराकर नदी, और फिर ये दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी। तो जल की प्राप्ति पूरी इसको बराकर नदी से होगी। बात करते हैं कि ये वाला जो आप देख पा रहे हैं वीरमित्रपुर, ये चूने का क्षेत्र है, और ये आप रेल लाइन देख पा रहे हैं। यहां से वीरमित्रपुर से अगर कहें कि चूना पत्थर पहुंच जाता है रेल लाइन के माध्यम से, ये पहुंच गया। इधर से गोवा मंडी से बात करते हैं, इधर से लोहा की प्राप्ति हो जाती है, और झरिया क्षेत्र जो है यहां से कोयले की आपूर्ति हो जाती है। कहने का मतलब ये है, और इधर से आपका इसका कोलकाता प्रमुख बंदरगाह के रूप में लग जाता है, समझेगा। इधर फिर आप कोलकाता से भेजना चाहोगे कहां पे, आप कहेंगे कोलकाता मुंबई वाला जो रेल मार्ग, ये काम आ जाए। कहने का मतलब ये है साथियों, सो बातों की एक बात, कोई भी उद्योग होता है ना तो उसको कच्चे माल आसपास चाहिए, तब जाके वो सक्सेस होता है। जैसा कि मैंने दोनों उद्योगों में देखा है, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी और उधर बात की अब इसको के बाद में इसको के बाद में अब अपन जिसकी बात करने वाले हैं अब वो आपका आ जाता है मित्रों इसको इसको और मिसको, इसको और मिसको। तो यहां मैं बात कर रहा हूं मिसको की चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करें सर, करनी ही चाहिए। सर मिसको नाम ही नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, आपको मिसको नहीं मिले तो VISW मिल सकता है, या फिर आपको VISL मिल सकता है,
विश्वेश्वरैया लोह एवं इस्पात वर्क्स इंडिया लिमिटेड कंपनी। बात देखिए। अब फिर प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थापना कब की जाती है। साथियों बोल रहा इसकी स्थापना होती है 1923 में। आप कहेंगे सर कहां होती है, मैं बता। इसकी स्थापना 1923 में होती है शिमोगा। शिमोगा जिला है, शिमोगा जिले के भद्रावती, अब क्या भद्रावती तो नदी है सर, स्थान भी हो सकता है। शिमोगा जिले के भद्रावती नामक स्थान पर। और गौर कर लेना, प्रश्न बन रहा है कि ये है कौन से राज्य में, तो भैया जी सुनना, ये कर्नाटक में। यानी ये नदी कौन सी, जहां से जल की आपूर्ति होती है, तो आप कहेंगे नदी जहां से जल की आपूर्ति होती है वो नदी भी भद्रावती है। कौन सी नदी है, भद्रावती नदी है। और बात अपन राज्य की कर रहे हैं कि कौन से राज्य में स्थापित है, तो भाई साहब गौर कर लेना, ये जो मिसको है ये कर्नाटक है। बिल्कुल पुरानी तकनीक पर आधारित, इसमें पुरानी तकनीक पर आधारित है, पुरानी तकनीकी पर आधारित संयंत्र और तकनीक पुरानी है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1951 तक इसमें जो लकड़ी से कोयला बनता है वही कोयला काम में लिया जा रहा था, क्योंकि यहां कोयले का अभाव है। यानी यहां लिखना इस क्षेत्र में कोयले का अभाव, अतः कास्ट कोयले की उपयोगिता। बात आती है कि कास्ट कोयले की उपयोगिता है, मतलब 1951 तक यही काम, 1951 तक तो इसी को काम में लिया जाता था। और 1962 में जाकर के 1962 में विद्युतीकरण किया गया। यानी इस कारखाने का पूर्णतः विद्युतीकरण कब किया गया, तो आप कहेंगे 1962 में। अब बात करेंगे भाई कोयला तो यहां से मिलेगा ही नहीं, अब कच्चे माल में बात करेंगे कि लोहा एस्क की आपूर्ति कहां से होती। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या कर्नाटक में लोहा एस्क नहीं मिलता? इसने बना क्या नहीं मिलता? मिलता है। बदाम की पहाड़ी कहां पे, उड़ीसा में। बाबा गुदान की पहाड़ी कहां पे, कर्नाटक में। तो लिख दो, कहां लिख दीजिएगा, बाबा गुदान की पहाड़ी, बाबा गुदान की पहाड़ी। इसके बाद केमानगुंडी, चित्रदुर्ग और शिमोगा। बात करते हैं चूना। ये सारे के सारे स्थान कर्नाटक में ही है। नहीं आप चिंता करोगे सर है कहां पे, ये सारे के सारे स्थान कहां पर हैं, तो आपका उत्तर आएगा सर ये कर्नाटक के अंदर ही। प्रश्न बना कि चूना पत्थर की प्राप्ति कहां से होती। इस वाले बेल्ट में अगर चूना पत्थर की बात करें तो मेंडीगुंडा नाम का एक स्थान आता है। मेंडीगुंडा, पंचगुंडा, मेंडीगुंडा, चूना पत्थर मिलता है। कौन सा गुंडा सर, मेंडीगुंडा। इसके बाद फिर बात करते हैं किस तरह से जल विद्युत या विद्युत की प्राप्ति। विद्युत की प्राप्ति कहां से होती, जोग जलप्रपात से। जोग जलप्रपात से, यानी विद्युत की जो प्राप्ति है कौन से जलप्रपात से होती है, जोग जलप्रपात से। फिर प्रश्न बनेगा किसे मैग्नीज की प्राप्ति कहां से होती, शिमोगा से। प्रश्न बना कि अकेले शिमोगा से होती है क्या सर, तो भैया अकेले शिमोगा से क्यों होगी, चित्रदुर्ग से भी हो जाए। और यहां इस वाले उद्योग में अपन यूं कह सकते हैं कि एक तो स्पेशल रूप से क्या बनता है, स्टील बनता है, और साथ में एलॉय भी बनता है। मतलब एक हल्के टाइप का, हल्का तो नहीं कह सकते, वजन में हल्का रहता है लेकिन वैसे भारी रहता है। गाड़ी वगैरह के टायर वगैरह में देखते हैं कि बाहर कवर साथ लगा रहता है ना, उस टाइप का स्टील यहां बनता है। बाकी कोई खास एग्जाम में प्रश्न आने वाला है नहीं, ये आप देखिए। हाँ जी चले आगे। तो ये हमने मिस्को की बात कर ली, और मिस्को की अगर मैप पे लोकेशन देखना चाहे तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा लिखिएगा। ये यहां पे 1962 की बजाय 60 कर दो विद्युतीकरण है ना, मैंने 62 लिख दिया, 60 कर दो। 1962 में एक चीज और लिखिएगा, 1962 ईस्वी से केंद्र सरकार व कर्नाटक सरकार के अधीन कार्य, कर्नाटक सरकार के अधीन कार्य। अब जैसे आप इसके मैप पे लोकेशन देखेंगे तो यार विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है कहां पे, ये रहा, ये विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है। ये रेल लाइन है शिमोगा, गुरूर, तुमकुरू। और बात करते हैं यहां पर ये पैमानी नदी है, कावेरी नदी है, सिमसा नदी है। इधर से आपका चिकमंगलूर क्षेत्र है, इधर से बाबा बुदान की पहाड़ी आ जाती है, इधर से जोग जलप्रपात आ जाता है, इधर से शिमोगा या शिमोगा क्षेत्र आ जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि ये मेन लोकेशन ये रही, बाकी कोई खास है नहीं। तो ये भी आप देख सकते हैं कौन सा, विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र। अब इन दोनों के बाद में अगर बात करते हैं, दो गांधी हो गए, डिस्को, मिस्को। ये तीनों के तीनों स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए जाते हैं। और बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्वितीय पंचवर्षीय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात कारखानों की स्थापना, 3 इस्पात कारखानों की स्थापना, 3 इस्पात कारखानों की स्थापना कब की जाती है, तो मैंने क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 के बीच में। स्थापना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के अधीन की जाती है, के अधीन की जाती है। और मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं राउरकेला
इस्पात संयंत्र। कंपनी कौन सी है सर? HSL है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान सागर लिमिटेड मत कर देना। है कहां पे राउरकेला? तो आप कहेंगे सर उड़ीसा में है। सुनिए, प्रश्न बनेगा कि जब ये उड़ीसा में खोला गया, किसकी सहायता से खोला गया? आप कहेंगे जर्मनी की सहायता से। और अगर मैं जर्मनी में आपसे पूछूं कि कौन सी दो कंपनी आती, ग्रुप्स एंड डिमोग, तो आप लिख सकते हैं ग्रुप्स व डिमोग कंपनी। ग्रुप्स एवं डिमोग कंपनी इसकी सहायता से खोला जाता है। हालांकि प्रोसेसिंग अब कहें प्रक्रिया प्रारंभ 1956 में हो जाती है। प्रक्रिया आरंभ कब हो जाती है? 1956 में। लेकिन उत्पादन शुरू कब होता है? आपका उत्तर बनेगा सर उत्पादन शुरू होने का काम ये होता है 1959। और यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोहे की इसको प्राप्ति कहां से होती है? सुंदरगढ़ की पहाड़ी से, केंदुझर की पहाड़ी से, जो उड़ीसा में। बात करते हैं लोहा से, लोहे की जो प्राप्ति है ये सुंदरगढ़ से होती है। चाहे सुंदरगढ़ कह दो, बुनाईगढ़, सुंदरगढ़ क्यों, कल्चर ये सारे उड़ीसा के क्षेत्र कल्चर कोई लेके सुंदरगढ़ और केंदुझर या केंदुझार एक ही बात, ये लोहे की प्राप्ति होती है। लोहे के बाद अगर बात करते हैं कोयले की प्राप्ति, कोयला जो है झरिया, बोकारो, तलचर, यह आपको याद रखना है। झरिया, बोकारो, कोरबा और कोरबा के साथ में याद रखना है तलचर। मैग्नीज कहां से मिलता है सर? बुनाईगढ़ से। बुनाईगढ़ कहां पे? उड़ीसा में। सर इतनी बातें याद करनी पड़ेगी। जी हां, करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं मैग्नीज। करिएगा, मुस्कुराइएगा, बोल पढ़ रहे हैं, चिंता तो करनी नहीं, मुस्कुराना है, पढ़ना है। मैग्नीज कहां से मिलता है? तो आपका उत्तर आएगा बुनाईगढ़ से मिलता है, क्योंझर से मिलता है। मैग्नीज मिलता है बुनाईगढ़ से, और बुनाईगढ़ के बाद में याद रखना है क्योंझर से। ये दो स्थान है जहां से अपने को क्या मिलता है, तो आप कहेंगे मैग्नीज मिलता है। कहां से मिलता है भाई साहब? बुनाईगढ़ से मिलता है और क्योंझर से मिलता है। जबकि बात करते हैं कि जल की आपूर्ति कोयल एवं शंख नदियों से, कोयल व शंख नदियों से, यानी राउरकेला को जल की आपूर्ति कहां से होती है? कोयल और शंख नदियों से होती है। बात करते हैं साथ में ब्राह्मणी भी कर दो, कोयल, शंख और ब्राह्मणी, कोयल, शंख और ब्राह्मणी। बात आती है विद्युत की आपूर्ति, हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। और बात जब परिवहन की आएगी तो वही मुंबई कोलकाता वाला मार्ग। तो आप कहेंगे परिवहन की जब बात आएगी तो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग, कोलकाता रेल मार्ग। और जब चूने की बात आएगी तो वही वीर मित्र, वो भी खास है नहीं। तो राउरकेला याद रखना है। मेन जो बात इसमें याद रखने वाली, स्थापना प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है 1956 में, लेकिन उत्पादन शुरू होता है 1959। भाई जब राउरकेला आई उड़ीसा में, तो उड़ीसा के क्षेत्र सुंदरगढ़, केंदुझर से लोहा मिल जाएगा, कोयला उड़ीसा के तलचर से मिल जाएगा, कोयला कोरबा से भी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ से भी आएगा, झरिया झारखंड से भी आएगा, रानीगंज वाले क्षेत्र से भी आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है, बोकारो से भी आ जाएगा, झारखंड से। आगे फिर देखिएगा, जैसे आप बात करते हैं इस इसकी लोकेशन देखिए, तो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र। और मजे की बात इसमें ध्यान दें, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, इसी इस्पात संयंत्र से रेलगाड़ी में जाता है भाई साहब क्या, तो आप कहेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र को लोहा जाता है यहाँ से, और बदले में बोकारो से कोयला भर के यहाँ आता है, आदान प्रदान करता है। रेलगाड़ी जाएगी यहाँ से तो क्या लेके जाएगी? रेलगाड़ी यहाँ से जाएगी राउरकेला से तो क्या लेके जाएगी? ओडिशा के क्षेत्रों से कोयला कहाँ लेके जाएगी? बोकारो, झारखंड में, सॉरी लोहा लेके जाएगी। वापस जब आएगी रेलगाड़ी झारखंड से तो क्या लेके आएगी? कोयला लेके। और इसी कारण अपन कहते हैं कि परिवहन लागत थोड़ी कम पड़ जाती है स्पेशल बोकारो वाली कंडीशन में। इसलिए वेबर की थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सटीक अगर बात की जाए कौन शब्दों में, तो बोकारो, राउरकेला नहीं है, बोकारो आएगा। राउरकेला का उदाहरण दिया मैंने, राउरकेला से बोकारो की तरफ क्या जाता है? लोहा इस पे जाता है। जब खाली डिब्बे वापस आते हैं तो खाली नहीं आते, वहां से कोयला लेके आ जाते हैं, तो परिवहन लागत अपेक्षाकृत रूप से कम पड़ जाती है वहां भी और यहाँ। आगे देखिएगा, तो ये अपन ने बात कर ली वीर मित्रपुर, यहाँ से क्या मिल जाता है? चूना पत्थर वगैरह मिल जाता है। बात करते हैं राउरकेला की स्थिति लोकेशन, यहाँ देख पा रहे हैं, हीराकुंड बात है, ये भी पास में, यहाँ से बिजली मिल जाती है, ब्राह्मणी नदी इससे पानी मिल जाता है, इधर से कोयल नदी पानी मिल जाता है ना, ये किरीबुरी क्षेत्र है, यहाँ से लोहा इसमें मिल जाता है, बाकी वो खास चीज है। तो देखिएगा, इसको लिखिएगा। हाँ जी, चले आगे। अब साथियों वो करना, जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने पास आएगा एक और उद्योग, कौन सा? तो अपना उत्तर आएगा, अपन ने राउरकेला की बात की करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र। और जब भिलाई इस्पात संयंत्र की चर्चा होगी तो साथियों वो कर लेना है कहां पर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहां पर? दुर्ग। बात की जाए किसकी सहायता से खोला गया? रूस। भिलाई है तो रूस है, वही बात। प्रक्रिया प्रारंभ कब हुई? 1956, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में है। लेकिन उत्पादन शुरू कब हुआ? तो आप कहेंगे 1959। उत्पादन शुरू ये होता है भाई साहब 1959। छत्तीसगढ़ की बात आ रही है, तो लोहा कहां से मिलेगा? लोहा मिलेगा डली राजहरा, डली राजहरा छत्तीसगढ़ के बेल्ट है, और बेला डिला की खान, डली राजहरा की खान से और बेला डिला की खान से क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। बात आएगी कोयला कहां से मिलेगा? बेला डिला की खान, खाना नहीं है, खाना। कोयला कहां से मिलेगा? कोयले के तो वही क्षेत्र फिक्स है लगभग में, झरिया से मिलेगा, बोकारो से मिलेगा, कोरबा से मिलेगा, साथ में करगाली क्षेत्र और आता है, यहां से प्रश्न आएगा चूना पत्थर कहां से मिल रहा है? चूना पत्थर मिल रहा है भैया नंदिनी की खान से, रायपुर में, छत्तीसगढ़ के पास नंदिनी की खान और रायपुर दोनों हैं कहां पे? तो याद कर लियो भैया, दोनों के दोनों हैं कहां? छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं मैग्नीज कहां से मिलता है? मैग्नीज मिलेगा बालाघाट से। बालाघाट कहां का क्षेत्र है? एमपी का क्षेत्र है, मैग्नीज में पड़ गया है। और बालाघाट के बाद में जैसे आगे चलता है तो अपने पास आ जाएगा और कौन सा क्षेत्र? बालाघाट ही, भंडारा क्षेत्र, रत्नागिरी क्षेत्र, ये महाराष्ट्र का। बालाघाट के बाद में आपका उत्तर आएगा भंडारा क्षेत्र। पानी कहां से मिलता है इसको? तंगुला नहर से, तंगुला नहर से, यानी जल की आपूर्ति कौन सी नहर से होती है? तो आप कहेंगे तंगुला नहर से। प्रश्न बनेगा विद्युत की आपूर्ति, विद्युत
कोरबा ताप विद्युत गृह से, कोरबा ताप विद्युत गृह से, ये आपको याद रखना है क्या, विद्युत की आपूर्ति। विद्युत की आपूर्ति किससे होती है, तो आप कहेंगे कोरबा ताप विद्युत गृह से विद्युत की आपूर्ति। बात करते हैं रेल मार्ग या परिवहन, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग। परिवहन की जब बात आती है तो याद रखिएगा कोलकाता मुंबई रेल मार्ग, ये अपने को ध्यान रखना परिवहन के संदर्भ। बात करेंगे कि निर्यात इसका कहां से किया जाए, अगर निर्यात की बात आती है तो याद रख लेना विशाखापट्टनम, यहां से जो भी लोहा बनता है, लोहा इस्पात बनता है, उसका निर्यात विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से कर दिया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र का है कहां पे, छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से खोला गया था, उसके सहयोग से। देखिएगा तीन खोले गए थे, तीन देशों के सहयोग से, वैसे चार है, चौथा भी आएगा। तीन कौन सा, राउरकेला किसके सहयोग से, अपन जर्मनी के सहयोग से, भिलाई वाला उसके सहयोग से, और जो दुर्गापुरा है ये ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया। फिर आगे बोकारो आएगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं आएगा, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगा, तीसरी में आएगा। कौन सा, बोकारो, ये दूसरे में, वो तीसरे में खोला गया 1964 में, और वो किसके सहयोग से, उसके सहयोग से खोला गया था। लिखिएगा क्या, हाँ जी चले आगे लिखिएगा, आगे चलते हैं, बढ़ जाता है। चला आगे देखिएगा मित्रों, जस्ट इसके आगे बढ़ता है तो अपने पास आता है ये इसकी लोकेशन देखिएगा। लोकेशन में भिलाई इस्पात संयंत्र है कहां पे, ये तंदुला टैंकिया नहर से इसको पानी की आपूर्ति हो रही है, महानदी से निकाली गई है। बात आती है ये कोरबा वाला चित्र है, यहां से कोयला आ रहा है, साथ में लोहा भी आता है उस बेल से। बालाघाट वाला चित्र है, यहां से मैग्नीज की आपूर्ति हो रही है, ये बाकी लोहा भी आ रहा है इधर से। दली राजहरा, यहां से मुख्य रूप से अपन बात करते हैं तो क्या है, दली राजहरा बिला दोनों से लोहा है। बात करते हैं डोलोमाइट वगैरह भी आ रहा है, ये मुख्य मुख्य इसमें चीजें हैं। तो यहाँ कोयला इस बेल्ट से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, ये रेल लाइन आप देख पा रहे हैं, ये भिलाई की इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आता है एक और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, क्वेश्चन बनेगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है कहां पे, ब्रिटेन का नाम है, ब्रिटेन की तो सहायता है, पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है कहां, पश्चिम बंगाल में। और ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, ये किसके सहयोग से खोला गया, साथ में गौर कर लेना। यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ उत्पादन प्रारंभ कब होता है, तो आपका उत्तर आएगा, है तो वही दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से काम शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ उत्पादन प्रारंभ कब से होता है, 1962 से। क्वेश्चन बनेगा लोहा कहां से मिल रहा है इसको, लोहे की आपूर्ति इसको सिंहभूमि क्षेत्र से हो रही है। आप कहेंगे सिंहभूमि से, कहां है, झारखंड में। और सिंहभूमि के साथ में याद रखिएगा नोवा मंडी, सिंहभूमि नोवा मंडी दोनों ही कहां के क्षेत्र है, दोनों ही झारखंड के तो है। बात करते हैं कोयला कहां से मिल रहा है, रानीगंज और झरिया से। कोयले की जो आपूर्ति है ये रानीगंज से हो रही है, रानीगंज के साथ झरिया से हो रही है। बात कर रहे हैं किसको, पानी की आपूर्ति, दामोदर घाटी विकास निगम से, दामोदर घाटी विकास निगम से हो रही है। और इसका जो मार्ग है ये कोलकाता दिल्ली मार्ग, मुंबई नहीं है यहाँ पे, कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग, यहाँ पे इसकी लोकेशन बढ़ जाती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, बाकी तो उसमें खास है ना, ये पूर्व महिसानी है, यहाँ से नोवा मंडी, गिरिबुरु, गोनाईगढ़, यहाँ से मैग्नीज वगैरह मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं, ज्यादा खास बात नहीं। अब आप लिखिएगा बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र। साथियों बोल दीजिएगा, सीधा सा क्वेश्चन अपना बन जाए बोकारो इस्पात संयंत्र से ये कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो नोट डाल के देना, यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। आप कहेंगे कब, तो सीधा सा बोकारो इस्पात संयंत्र है कहां पे, पहली बात तो झारखंड में है, और नंबर दूसरी बात 1964 में बोला गया। इसमें कौन से देश की सहायता ली गई, तो आप कहेंगे रूस की सहायता से, रूस की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र। नोट लगा के एक बात लिख लेना, यह है इस्पात संयंत्र, यह है इस्पात संयंत्र वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, अवस्थिति सिद्धांत के आधार पर स्थित है। यानी वेबर की जो थ्योरी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपका सिद्धांत का नाम है क्या, उद्योग स्थापित। अब यहां लिखिएगा लोहा इसमें राउरकेला क्षेत्र, यहां आपको लिखना है, यहां से वापसी में ये रेल डिब्बे, ये रेल डिब्बे कोयला ले जाते हैं जो राउरकेला संयंत्र के काम का है, राउरकेला संयंत्र में जाता है, क्यों लिख दीजिएगा। बस क्या बना कि इसे लोहा इसमें कहां से मिला, राउरकेला से। राउरकेला बोले तो वहां पर केंदुझार क्षेत्र है, वहां से मिलता है, तो आप लिख लीजिएगा लोहा से मिलता है राउरकेला क्षेत्र से। ठीक है, आगे लिखिएगा कोयला बोकारो क्षेत्र, कोयले की आपूर्ति बोकारो क्षेत्र से होती है, साथ में याद रखिएगा झरिया क्षेत्र। उसके बाद प्रश्न बना कि ये लोहा है ना, ये लोहा साथ में झारखंड से मिलता है, यहां मैं लिख देता हूं। उसके बाद आप लिखिएगा कि जल प्राप्ति, जल प्राप्ति दामोदर घाटी विकास निगम ब्रैकेट में तेनू घाट परियोजना। उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर व डोलोमाइट, ये कहां से मिलता है, तो आपका उत्तर आएगा वीर मित्रपुर
वीर मित्र उनसे मिलता है, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, लिखिएगा। इसके बाद में सर और तो आप क्या लिखेंगे, बोकारो क्षेत्र आ गया, झरिया क्षेत्र एक और लिख लो, पलामू क्षेत्र, यहां से भी मिलता है ना। आगे आप लिखिएगा, यह है इस्पात का बड़ा कारखाना है, भारत में बड़ा कारखाना है मुख्य रूप से इस्पात में। बोकारो है कहां पे, झारखंड में, है ना, ये लिखिएगा। छोटे छोटे उद्योग दो चार हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं कहां कहां, ये लिखिएगा एक बार आप। अच्छा, अब साथियों बोल रहा था, ये तो आ गई इसकी स्थिति, ये वीर मित्रपुर आ गया, इधर से गुरुमहिसानी आ गया, सुलापत आ गए, बादाम पहाड़ आ गया, इधर से आपका बोकारो क्षेत्र आ गया, ये झरिया क्षेत्र है, ये दामोदर नदी से पूरा क्लियर है, यहाँ पर इसका इस्पात सेंटर है। इधर से इसको क्या कच्चा माल मिल रहा है, इधर से कच्चा माल मिल रहा है, इधर से कच्चा माल मिल रहा है, तीन चार तरफ से कच्चा माल मिल रहा है, सारा काम चल रहा है। इधर से जब रेलगाड़ी बोकारो से कहाँ जाती है, यहाँ आती है राउरकेला, बोकारो से तो कोयला लाती है, यहाँ से जाती है लोहा ले जाती है, या यूं मान लो यहाँ से जाती है लोहा ले जाती है, वहाँ से वापस आती है यहाँ कोयला ले जाती है, जैसे भी मान कोयले की आपूर्ति राउरकेला को इधर से होती है और इसको लोहे की आपूर्ति इधर से, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपन थोड़ी बहुत और उद्योगों की बात कर लेते हैं, जैसे विजाग इस्पात संयंत्र, विजाग इस्पात संयंत्र, विजाग इस्पात संयंत्र है कहाँ पे, आपका उत्तर बनेगा विशाखापट्टनम। विजाग इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में कब खोला गया था, 1992 में। उसके बाद लिखना, यह है पतन आधारित व तटीय संयंत्र है। उसके बाद लिखना, यह है आधुनिकतम इस्पात संयंत्र है। कौन सा, विजाग वाला, इसमें आप लिख सकते हैं रूस के आर्थिक सहयोग से खोला गया था। फिर एक और आता है विजयनगर, विजयनगर इस्पात संयंत्र। हॉस्पेट बेला नाम सुना होगा, हॉस्पेट है कहां पे, कर्नाटक में, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के पास, क्या लिखेगा, स्वदेशी तकनीक पर आधारित नरम इस्पात का निर्माण होता है, यहाँ से नरम इस्पात का निर्माण। इसके बाद आता है स्लेम इस्पात संयंत्र, स्लेम, स्लेम इस्पात संयंत्र कहाँ है, नाम से ही लग रहा होगा, तमिलनाडु में है। स्लेम इस्पात संयंत्र तो अपना उत्तर आ जाएगा तमिलनाडु में। उसमें आपको याद रखना है स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील, साथ में सफेद व रंगीन स्टील। बात करते हैं कि कोयला कहां से मिलता है, कोयला शरावती, सॉरी कोयला मिलता है नेवेली, नेवेली की खान से, और जल की आपूर्ति शरावती से हो जाती है, ये भी खास बात है। इसका लिखिएगा दाई तारी इस्पात संयंत्र, दाई तारी इस्पात संयंत्र उड़ीसा, लिखिएगा डोलवी इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र, टाटा इस्पात संयंत्र, टाटा इस्पात संयंत्र कलिंग, कलिंग कहाँ पे है, उड़ीसा में। उसके बाद पास्को इस्पात संयंत्र, ये भी उड़ीसा में, पास्को इस्पात संयंत्र उड़ीसा। इसके अलावा यहाँ लिख देता हूँ मैं ओहांग इस्पात संयंत्र, ओहांग इस्पात संयंत्र उड़ीसा में।